दोस्तों, जहां तक है आपको पार्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा अच्छे से। पार्ट नंबर 2 सरकारी बजट का स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर? देखो, पहला जो हमें पॉइंट पढ़ना है, आज पढ़ना है बजट के दो विस्तृत घटक होते हैं। ठीक है ना? मेन घटक हमने पढ़ लिए थे, अब हमें पढ़ना है विस्तृत घटक। विस्तृत घटक में हमारा पहला है बजट प्राप्तियां। अब देखो यहाँ पे वर्ड देखो, अगर आपने इस चैप्टर में अगर आपने डेफिनेशन का जो हेडिंग होता है ना, उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपको डेफिनेशन ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी, मतलब एकदम से क्लियर है एक बार में। बट अगर आप रट्टा मारोगे तो शायद गोल गोल हो सकता है। ठीक है ना? जैसे मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी दो घटक बताए थे लास्ट पार्ट में, तो मैं वहां पे था जैसे कि राजस्व बजट। तो राजस्व बजट मतलब देखो, बजट जब भी आएगा तो मैंने कहा था दोनों चीजें आय और व्यय की बात करेगा। तो राजस्व आय और राजस्व व्यय की बात करेगा जो अनुमानित होगा, है ना? बट जब तुम्हारा क्या नाम है, पूंजीगत जो बजट था उसमें क्या था, पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय के बारे में बता रहा था। तो ऐसी क्या है, अब यहाँ पे दो विस्तृत घटक है, जिसमें पहला घटक जो है आपका वो है बजट प्राप्तियां और दूसरा है बजट व्यय। अब ध्यान से देखो, ये बजट किसका प्राप्ति का है, ये बजट किसका व्यय का। तो इसमें पूरा खर्चे होंगे, इसमें सारी क्या होगी, प्राप्तियां होगी। तो बजट प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती है जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों को शामिल किया जाता है, यानी इन दोनों को उसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है प्लस। तो राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां को सम्मिलित किया जाता है इसके अंदर। जबकि इसकी हम बात करें, ये व्यय की बात कर रहा है। किसके कर रहा है, व्यय। तो इस राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया? राजस्व को मैंने रिवेन्यू बताया था आपको, रिवेन्यू वर्ड बोलते हैं, और पूंजीगत को कैपिटल कहते हैं। अब अगर वो मिल रहा है यानी प्राप्तियां हैं तो रिसीप्ट्स वर्ड यूज करेंगे, और अगर हम पे कर रहे हैं यानी व्यय का क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो राजस्व प्राप्ति और राजस्व बजट दो विस्तृत घटक हो गए। बजट प्राप्ति और बजट व्यय दो विस्तृत घटक हो गए, जिसमें बजट प्राप्तियां में क्या है, जो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को सम्मिलित करता है उसे बजट प्राप्ति कहते हैं। और ये बजट व्यय वो बजट होता है जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर हो गया? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पहली जो हेडिंग आ रही है ना अब हमारे पास, उस हेडिंग का नाम है बजट प्राप्तियां। यानी अब हम ध्यान से इनको पढ़ने जा रहे हैं, ये मैंने पहले समझा दिया। अब सबसे पहला देखो, पहला घटक क्या है इसमें से, बजट प्राप्ति है। बजट प्राप्तियों से अभिप्राय उस बजट से है जिसमें सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। देखो वही डेफिनेशन है ना, तो काफी आसान सी डेफिनेशन है इसकी। क्लियर है? जबकि अगर हम बात करते हैं तुम्हारा, इसको शायद आगे लिख पाऊंगा, बट इसमें देखो बजट प्राप्तियों में फिर देखो और भी है राजस्व प्राप्तियां। बजट प्राप्ति के अंदर पहला कौन सा है, राजस्व प्राप्ति। तो पहला बजट प्राप्ति को समझ लेंगे पूरा, उसका फिर व्यय की बात करेंगे, तो काफी टाइम लगने वाला व्यय पे पहुंचने के लिए, है ना? तो उसकी याद करते हैं। तो राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती है जिनसे सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होती, यानी सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं होगी और ना ही सरकार की कोई देयता उत्पन्न होगी। बात को समझना, परिसंपत्ति मतलब एसेट्स, यानी जो सरकार का जो भी परिसंपत्ति पड़ी है, जो भी एसेट्स पड़ी है, संपत्तियां पड़ी है, उसकी बात कर रहा है। और देयता मतलब हो गया लायबिलिटी, यानी जो उसको फ्यूचर में पे करनी है, लायबिलिटी इसकी बात कर रहा है। ठीक है ना? तो इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना, राजस्व मतलब रिवेन्यू होता है। क्या होता है, रिवेन्यू। बात को समझना। और पूंजीगत मतलब कैपिटल होता है, मैंने बता दिया। जो एसेट्स लायबिलिटी की बात करता है ना, वो कैपिटल नेचर का होता है बच्चे। किसका नेचर, पूंजी के व्यय, यानी पूंजी वाला होता है वो। तो कभी भी याद रखना, जब भी राजस्व आपके पास आएगा ना, तो वो उससे लायबिलिटी और एसेट यानी परिसंपत्ति देयता से कोई मतलब ही नहीं होगा, चाहे वो राजस्व व्यय हो चाहे वो राजस्व प्राप्ति हो। ठीक है? इसका कोई भी परिसंपत्ति और देयता से कोई मतलब नहीं होता। क्लियर हो गया? परिसंपत्ति और देयता से जो मतलब होता है ना, वो किसका होता है, हमेशा पूंजी वाले का, यानी कैपिटल वाले का। ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, राजस्व प्राप्ति है, यानी प्राप्ति होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको कहूंगा आपको प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो उसने बोला है कि देखो, या तो अपने आप एसेट्स बेच दो, एसेट्स बेच के पैसा आता है ना, उससे पैसा आ सकता था। या ठीक है, आपने कोई लोन वोन ले लिया तो उससे आ सकता है ना? अब पंगा ये, जब हम एसेट्स को बेचते हैं तो वो सी बात कर रहा है परिसंपत्तियों में कमी, बट इस वाले केस में नहीं करना, क्योंकि ये राजस्व है, पूंजी थोड़े ना है। तो राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिसमें सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आएगी, यानी इसका मतलब सरकार के एसेट्स बेचने से इसका कोई मतलब नहीं है। यानी हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची मान लो, फिर वहां से पैसा आ गया, है ना? तो यहाँ पे ऐसी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट्स लायबिलिटी की बात करनी नहीं है, किसी और तरीके से पैसा आएगा इसमें।
और ना ही सरकार की कोई देयता उत्पन्न होगी। देयता कब उत्पन्न होती है? देयता तब होती है जब हम कोई लोन वोन उस टाइप की चीज उधार लेते हैं, तो उसके बाद हमारी देयता उत्पन्न होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी कोई देयता भी उत्पन्न नहीं होगी, ना तो परिसंपत्ति में कमी होगा, ना ही देयता उत्पन्न होगी। क्लियर हो गया? इसके अलावा कहीं और से अगर पैसा आ जाए तो उसको हम बोलेंगे राजस्व प्राप्ति, इनके अलावा, है ना। तो जैसे हमने कर एग्जाम्पल में ले लिया, टैक्स, टैक्स इसके अंदर कहीं भी नहीं आता बच्चे। टैक्स आपके राजस्व प्राप्ति होती है, ठीक है। उसका ना तो परिसंपत्ति से कोई मतलब है, ना ही कोई देयता से कोई मतलब, क्योंकि सरकार को अगर टैक्स मिलता है, तो अगर मान लो आपने 1200 रुपए टैक्स दिया है, तो आप सरकार को यही बोलते हो कि मैंने तो 1200 का टैक्स दिया, तो चल मुझे ये ला के दे घर पे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो टैक्स से सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, सरकार कुछ आपको नहीं देगी, टेंशन मत लो। सरकार का मन है तो वो सामाजिक कल्याण में उसको खर्च करेगी, बट पर्टिकुलरली आपका पैसा आपको थोड़ी ना देगी, है ना। तो समझ लेते हैं एक बार और, ठीक है। और प्लीज हेडिंग पे ध्यान देना ये चैप्टर हेडिंग के ऊपर खेला हुआ है पूरा। बजट के दो विस्तृत घटक होते हैं, बजट प्राप्ति या बजट व्यय। बजट प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिसमें राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है। बजट व्यय वो व्यय होता है जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को सम्मिलित किया जाता है। पहला बजट प्राप्ति था, वही सेम वही लिखवाया है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को सम्मिलित किया जाता है, कि प्राप्ति की बात कर रहा खाली। क्लियर है? उसके बाद राजस्व प्राप्ति की अगर मैं बात करूं, तो राजस्व मतलब रिवेन्यू नेचर बोल रहा है, रिवेन्यू रिसीप्ट की बात कर रहा है ना। और रिवेन्यू रिसीप्ट में कभी भी कैपिटल वाले आइटम्स नहीं आते, ये कैपिटल की आइटम होती है दोनों, परिसंपत्ति और देयता। तो मैंने बोला राजस्व प्राप्ति वो प्राप्ति होती है जिससे सरकार की ना तो परिसंपत्ति में कमी होगी और ना ही कोई देयता उत्पन्न होगी। क्लियर है? यहाँ पे कमी ही लिखनी है आपने, ठीक है ना, कमी वर्ड यूज करना है, क्योंकि परिसंपत्ति में कमी मैंने समझा आपको, मतलब आपकी संपत्ति कम कैसे होगी? अगर आपने मान लो जमीन का टुकड़ा है, आपने उसे बेच दिया, तभी तो प्राप्ति होगी ना। तो ऐसी प्राप्ति यहाँ पे नहीं लेनी, इसका मतलब परिसंपत्ति में कमी नहीं करना, यानी आपको अपनी एसेट्स नहीं बेचनी भाई साहब, लैंड वैंड नहीं बेचना, कुछ नहीं बेचना, और ना ही कोई देयता उत्पन्न होगी, ना ही आपने कोई उधार ले रखा जिससे कि फ्यूचर में आपको कुछ देना पड़े। क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ नहीं आने वाला। इसके अलावा जो भी प्राप्ति होती है उसको हमने क्या बोला हुआ है? राजस्व प्राप्ति बोला है। जैसे एग्जाम्पल में हमने कर लिखा है। क्लियर हो गया? काफी मैंने टाइम लगा दिया छोटे से पोर्शन में, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए फटाफट से। अब हमारे पास है राजस्व प्राप्तियों के घटक, ठीक है। देखो अभी याद रखना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो चैप्टर में चल क्या रहा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? बजट क्या होता है, फिर सरकारी बजट क्या होता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने राजस्व बजट और पूंजीगत बजट की डेफिनेशन पढ़ी, और फिर हमने कहा कि बजट प्राप्ति यानी जिसमें से हम प्राप्तियों की बात करेंगे, और बजट व्यय जिसमें हम बजट व्यय की बात करेंगे। तो अब हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया प्राप्तियां, तो सारा प्राप्तियां खत्म करेंगे पहले, और जैसे प्राप्तियां खत्म होगा उसके बाद व्यय स्टार्ट होगा। क्या होगा? व्यय। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। बड़ा चैप्टर है ना, कुछ नहीं घटा इसमें से, लगभग सारा वैसी का वैसी है। तो राजस्व प्राप्तियों के घटक, दो घटक है, कर प्राप्तियां और करेतर प्राप्तियां, ठीक है ना। कर प्राप्तियां और करेतर प्राप्तियां। अगर हम कर की बात करें तो टैक्स आइटम कह रहा है, और ये वाली हमारी नॉन टैक्स आइटम हो गई। क्लियर हो गया? तो कर प्राप्तियों की बात करते हैं। पहले कर होता क्या है? मैंने कहा कर एक अनिवार्य भुगतान है। बेटा ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी कि कर अनिवार्य भुगतान है जो कि आपको करना ही पड़ता है। अगर आप पैसा कमाओगे तो भाई साहब इनकम पे टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना, तो वही है। तो उसने बोला कोई कर जो है वो अनिवार्य भुगतान है। बेटा क्या है? अनिवार्य भुगतान, जो एक व्यक्ति हो या गृहस्थ या परिवार बोलो या फर्म बोलो, उसके द्वारा क्या है? सरकार को दिया जाता है, वो भी कैसे? बिना किसी प्रतिफल की आशा से। यानी अगर आपने सरकार को, अभी मैंने बताया था 1200 का टैक्स दिया, तो उसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि मैंने 1200 दिए थे, जब मुझे 1200 का पूछ ला के दे वापस, नहीं बोल सकते ना। क्योंकि सरकार, मैंने कहा था, वो पैसा जो भी करेगी समाज में खर्चा करेगी, उस पैसे का यूज करेगी, बट पर्टिकुलरली आपके लिए थोड़ी ना करेगी, सिर्फ आपको ही देना, उतने पैसे जितने आपने दिए सरकार उतने का बेनिफिट आपको देगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो उसने बोला कर एक अनिवार्य भुगतान है, जो व्यक्ति हो, गृहस्थ यानी परिवार हो, फर्म है, ये सभी क्या सरकार को देते हैं, वो भी बिना किसी प्रतिफल की आशा से। क्लियर हो गया? नोट डाउन करिए फटाफट से यहां तक, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कर को 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, यानी कर को कर के 3 प्रकार है, यानी जो कर का वर्गीकरण है ना वो 3 तरह से किया हुआ है। इस तरह से भी आ सकता है, कर का वर्गीकरण कितनी तरह से किया हुआ है, तो 3 तरीके से। पहला है प्रगतिशील कर तथा प्रतिगामी कर, ये 2 पढ़ने पड़ेंगे हमें, प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर। नंबर 2 मूल्यानुसार कर, और फिर है विशिष्ट कर। 4 ये हो गए, है ना, 1 2 3 4। उसके अलावा प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, ये वाला, है ना।
तो प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर, मूल्यानुसार कर और विशिष्ट कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ये वर्गीकरण है कर का। पहली बात करते हैं प्रगतिशील कर और प्रतिगामी कर, है ना। अब इसमें देखो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो प्रगतिशील कर की है। देखो प्रगतिशील मतलब जो अपनी प्रगति पे चल रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो प्रगतिशील कर वो कर है जो आय के बढ़ने के साथ साथ, यानी जैसे जैसे आय बढ़ेगी, कर की जो दर है यानी जो रेट है, जो टैक्स रेट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी प्रगतिशील कर वह कर है जिसमें आय के बढ़ने के साथ साथ कर की जो दर है वो भी बढ़ती चली जाती है। यानी आय बढ़ा तो जो कर की जो दर है, ठीक है, कर दर है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, अपने दोस्तों को करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री क्लासेस है, मैंने आपको बताया हुआ है। समष्टि तो देखो खत्म होने जा रही है, ठीक है, समष्टि सारा टर्म 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इस चैप्टर के साथ साथ भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नंबर के क्वेश्चन रह जाते हैं फिर, ठीक है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो एक नंबर क्वेश्चन आपको जरूरत ऐसे पड़ेगी नहीं, बट फिर भी मैं बना दूंगा आपके लिए। साथ साथ में मैंने बताया था दूसरी बुक से आपके 3 चैप्टर ऑलरेडी खत्म है, सिर्फ 4 ही तो रहते हैं बस अब। तो फिर हमें अब सिर्फ सीधा फोकस हमारा बस वही बुक होगा, सबसे बकवास बुक, ठीक है, थोड़ा सा अजीब अजीब सी चीजें आती है उसमें, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ उनकी लैंग्वेज को समझाने की आपको, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आपको, फटाफट से आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है। अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियोस, फ्री क्लासेस है, कुछ भी आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है इसका, ठीक है ना। आराम से आप इन्हें करिए, नोट डाउन करिए। मैं खुद इनको बनाना चाहता था, इस वीडियोस को बनाने का भी मेरा मोटिव था थोड़ा बहुत, ठीक है, वो इसीलिए था क्योंकि अभी तक माइंड में थी सारी चीजें, तो मुझे लिखने का मन था कि मैं एक जगह लिख करके रखूं उन चीजों को, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट ऑप्शन था। ऊपर से किसी के कहने पे मैंने स्टार्ट भी किया इसको, और जब स्टार्ट किया तो मैंने कहा इसको आप खत्म ही करेंगे। तो समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पूरा मैं यूट्यूब पे डालूंगा। इसके बाद मैं जो 11th क्लास का रिमेनिंग रह गया उनको डालूंगा, और फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को जिनका मेरे को प्रॉपर सब कुछ पढ़ा हुआ है, उनके फटाफट से नोट्स बना के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी 11th 12th खत्म करूंगा। क्लियर है ना, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इनको। तो आगे देखिए फटाफट से, अब है हमारा प्रतिगामी कर। क्या है, प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर वह कर होता है जो आय के बढ़ने के साथ है, कर का भार क्या होता है, जिसमें आय के बढ़ने के साथ साथ कर का भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आय बढ़ी और कर की दर यानी कर का जो भार है वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। अर्थात जिसमें करों का वास्तविक भार यानी जो एक्चुअल जो बर्डन पड़ता है ना, वो धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। किस पर पड़ता है, निर्धन व्यक्तियों पर पड़ता है। पहले वाला क्या था, जिसमें आय बढ़ रही है, कर बढ़ रहा है। दूसरा वाला कौन सा है, प्रतिगामी, यानी प्रतिगामी कर वो कर है जिसमें आय के बढ़ने के साथ भार जो है कर का वो कम हो जाता है, अर्थात जिसमें करों का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों की अपेक्षा निर्धन पर अधिक पड़ता है। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलो अगर आप 5 लाख रुपए टैक्स वो मतलब 5 लाख रुपए आप इनकम कमा रहे हो, उस पर अगर आपको 10% टैक्स देना पड़े, कितना दोगे, 5 लाख का 10% 50,000 रुपए दोगे। बट वहीं अगर मान लो कोई बंदा 5,000 रुपए कमा रहा है, उस पर 10%, उसको भी बेचारा 10% देना पड़ेगा मान लो, तो कितना देगा वो, 500 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, गरीब पे ज्यादा नहीं पड़ रहा है, 5,000 रुपए बेचारा 500 रुपए देना पड़ रहा है उसको, और उसको 5 लाख में से 50,000 रुपए मात्र 50,000 दे रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये बेचारा अपनी जो गरीब बंदा है, ये अपने क्या नाम है खाने पीने के चीजों को कम करेगा, अपनी सहूलियती चीजों को कम करेगा, फिर टैक्स देगा, और वो उस पर तो इतना पैसा ऑलरेडी 5 लाख रुपए कम थोड़े ना है, ठीक है ना। सिर्फ 50,000 दे भी देगा तो 4,50,000 महीना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि ज्यादा कमा रहे हैं ना उनको टैक्स क्या देना पड़ता है उनका जो टैक्स का भार है कम है, ठीक है ना। वैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उससे रिलेटेड नहीं है बट आप समझ सकते हो। जैसे मान के चलो आप लाखों रुपए कमाते हो, महीने के 5 10 लाख रुपए कमाते हो, आप एक मैगी का पैकेट लेने जाते हो, कितने रुपए टैक्स देते हो, एक पैकेट पे 2 रुपए। वो एक गरीब बंदा जाएगा मैगी का पैकेट लेने, उसको भी कितना देना पड़ेगा, 2 रुपए, आए ना। इसका मतलब क्या हुआ, गरीब के लिए तो बेटा कम लग रहा है ना, गरीब से जो सॉरी गरीब के लिए तो ज्यादा लग रहा है, जबकि उससे क्या लेना चाहिए था, कम टैक्स लेना चाहिए था, और अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए था उसी गुड्स पे, है ना। बट ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बट अभी हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं बस वही आपको समझ में रखना, याद रखना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रतिगामी कर वो कर होता है जिसमें कर का भार किस पे पड़ता है, निर्धन पे ज्यादा पड़ रहा है और धनी पे कम पड़ता है। क्लियर है, इतना समझ लो बस। उसके अलावा एग्जांपल जो मैंने पहले वाला दिया था, 5 लाख पे 10% 50,000, वो आप याद रख सकते हो, और 5,000 पे 10% 500 रुपए, है ना। तो बर्डन किसके ऊपर है, गरीब के ऊपर ज्यादा है, ये वाला याद रख सकते हो। मूल्यानुसार तथा विशिष्ट कर, मूल्यानुसार कर को मूल्य वृद्धि कर भी कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना।
मूल्य अनुसार कर को मूल्य वृद्धि भी कर भी कहते हैं। ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा कर होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। अब ये होता क्या है ये हम देखेंगे बाद में। तो ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। यानी जब हम उत्पादन करते हैं किसी गुड्स का और उसकी मूल्य में वृद्धि होता चला जा रहा है, मूल्य वृद्धि होती जा रही है। मान लो कि मैंने किसी आपसे शुगर केन लिया, गन्ना लिया 1000 रुपए का, और बना बनाकर अब मैं 2000 बेच रहा हूँ, तो मूल्य तो वृद्धि हो गई ना, 1000 से 2000 पहुंच गया तो टैक्स लग जाएगा भाई सब सीधे, है ना। तो मूल्य वृद्धि कर क्या हुआ? मूल्य वृद्धि कर एक अप्रत्यक्ष कर है, मूल्य अनुसार कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें मूल्य के अनुसार कर लगेगा। इसका मतलब उत्पादन के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाली मूल्य वृद्धि पर यह लगाया जाता है। मूल्य वृद्धि का पता कैसे चलता है? जो भी आपको उत्पादन का मूल्य निकला है ना, क्या निकला? उत्पादन का मूल्य निकला, उसमें से क्या घटा दो? मध्यवर्ती वस्तुओं को हटा दो। क्या घटा दो? मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटा लो। क्लियर है? सपोज करो आपका उत्पादन का मूल्य निकला 5000 रुपए, और आपने कच्चा माल जो लिया था वो लिया था 2000 का, तो मूल्य वृद्धि कितनी की हो गई? 3000 रुपए की। तो 3000 पे टैक्स लग जाएगा, और उसका टैक्स को हम क्या बोलेंगे? मूल्य अनुसार कर, या उसको हम बोलते हैं मूल्य वृद्धि कर। क्लियर हो गया? अगला है विशिष्ट कर। देखो नाम से पता चला है विशिष्ट मतलब कोई स्पेशल चीजों पे लगेगा। तो जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, उसके आकार या उसका भार यानी वजन, जिसको हम तौल भी बोलते हैं, है ना, तो जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार, वजन इनके अनुसार अगर कर लग रहा है कि इतनी भारी है तो उस पर इतना टैक्स लगेगा, है ना, तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। बड़ा आसान सा था। जब किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार और वजन के अनुसार यानी तौल के अनुसार अगर कर लगता है तो उसे विशिष्ट कर कहते हैं। क्लियर हो गया? इस पार्ट को भी मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे इस टाइम पे भी क्या है क्लास लेने का वक्त हो जाता है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में। मेरे हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए, वैसे सब कुछ काफी इजी लैंग्वेज में लिखवाया गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।